नमस्कार दोस्तों। विनोद काम्बली पे बहुत से लोग बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश की थी, हमने लाइव किया था। तो विनोद काम्बली पे बात ज़्यादा तब होने लगी जब सचिन के साथ उनके वीडियो जब वायरल हुए हैं। लेकिन विनोद काम्बली पे जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, मुझे उसमें लगता है कि ज़्यादातर लोगों का वीडियो गलत है। और जो भी यूट्यूबर्स हैं जो विनोद काम्बली पे जो वीडियो बना रहे हैं, उन सबके वीडियो का आप जब विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको 90 के समय का क्रिकेट का न समझ है, और न ही उन्होंने 90 के समय के क्रिकेट को लाइव देखा था, टीवी पे जो मैचेस आते थे या फिर स्टेडियम में जाके। ज़्यादातर तो ऐसे होंगे जो बहुत उम्र में छोटे रहे होंगे या फिर ज़्यादातर पैदा भी नहीं हुए होंगे, और वो लोग विनोद काम्बली की तुलना पृथ्वी शाह के साथ कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे पृथ्वी शाह अपने परफॉर्मेंस के कारण टीम से बाहर निकाले गए हैं, उस तरह विनोद काम्बली भी टीम से बाहर परफॉर्मेंस के कारण निकाले गए थे। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। विनोद काम्बली टीम से कभी भी परफॉर्मेंस के कारण नहीं बाहर निकाले गए। 1996 के पहले की मैं आपको घटना बताता हूँ। कुछ क्रिकेट मैचेस वेस्ट इंडीज़ के साथ हुए थे, जिसमें विनोद काम्बली को वेस्ट इंडीज़ के जो मीडियम पेसर्स होते थे और पेस बॉलर्स होते थे, उन्होंने बाउंसर्स पे बहुत तंग किया था। 1996 में वही वेस्ट इंडीज़ की टीम जब विनोद काम्बली के सामने आती है, और एम्ब्रोस जैसे बॉलर्स होते हैं उनके पास, और भी ऊंचे कद के जो बॉलर्स होते हैं जिनके पास अच्छी बाउंस होती है, पेस होती है, जब विनोद काम्बली के सामने आते हैं तो विनोद काम्बली उनके सामने एक बहुत शानदार इनिंग खेलते हैं, और वहां से वो मैच को बचा के ले जाते हैं, और भारत वहां जीतता है। ये बात ये थी कि बताना मैं ये चाह रहा था कि विनोद काम्बली जब भी कोई गलती पाते थे या फिर विनोद काम्बली की जब भी कोई कमजोरी सामने आती थी, विनोद काम्बली उस पर काम करते थे और उसको रिमूव करते थे। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, ये 1996 का वर्ल्ड कप था। अब होता क्या है कि 1996 के वर्ल्ड कप में अगर आप सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो विनोद काम्बली उसमें सचिन तेंदुलकर के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा रन गेटर होते हैं। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर विनोद काम्बली होते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद जो सीरीज होती है उसमें विनोद काम्बली को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। विनोद काम्बली भी कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आया है। लेकिन होता क्या है कि आप 1996 का सेमीफाइनल जो श्रीलंका के खिलाफ था, आप उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि विनोद काम्बली उसमें इतने भावुक हो जाते हैं कि वो रोते हुए ग्राउंड से निकलते हैं। अब चूंकि किसी ने किसी को 1996 के वर्ल्ड कप में बलि का बकरा बनाया जाना था, तो विनोद काम्बली को बलि का बकरा वहां बनाया गया। और इसमें क्या चीज रही जिसके पीछे विनोद काम्बली को बलि का बकरा बनाया गया, इसके बारे में तो बहुत गहन चिंतन की बात है। क्योंकि विनोद काम्बली का जो पूरा का पूरा क्रिकेट कैरियर केस है, वो एक तरीके से एक रिसर्च का केस है कि मतलब ऐसा क्या रहा कि एक प्लेयर जो 54 के से ज़्यादा के एवरेज से रन बना रहा था टेस्ट में, उसको 17 टेस्ट के बाद दोबारा उसको मौका नहीं दिया गया, और वो 23 टेस्ट खेलने के बाद वो फिर कभी पा नहीं पाया खेलने के लिए। उसके विपरीत आज की डेट में तमाम ऐसे प्लेयर हैं जो जो एकदम घटिया टेस्ट एवरेज से आज की फ्लैट पिचेस पे खेल रहे हैं, और उसके बाद भी उनको लगातार मौके दिए जा रहे हैं। और ऐसा केवल आज नहीं, अगर 2000 के आसपास जाएंगे तो भी था। इसके बाद मैं अभी बात कर रहा था कि 1996 के बाद विनोद काम्बली को बलि का बकरा बनाया गया, उनको टीम से ड्रॉप किया गया। उसके बाद आप जाएंगे तो विनोद काम्बली फिर कम बैक करते हैं, और हाल में ही एक इंटरव्यू आया है जो बहुत बहुत बेहतर इंटरव्यू है। विनोद काम्बली का पहला इंटरव्यू आया है बहुत लंबे टाइम के बाद। उसमें विनोद काम्बली ने भी बोला है कि मैंने लगभग 9 से 10 बार कमबैक किया था, और विनोद काम्बली दोबारा कमबैक करते हैं। और फिर होता क्या है कि एक मैच में उनका रेस्ट होता है, और सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में वो ग्राउंड पे जाते हैं, और उनको कुछ मतलब इंजरी हो जाती है, और उनको फिर लेके जाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है। और फिर उसके बाद एक साल तक वो फिर टीम से नहीं जुड़ते हैं, मतलब उनको कोई मैचेस नहीं मिलते हैं खेलने के लिए। फिर धीरे धीरे दोबारा वो टीम से जुड़ते हैं, अंदर बाहर उनका 2-3 बार फिर होना लगा रहता है। और होता क्या है कि ये टाइम होते होते 97 98 हो जाता है, और
तब तक नए प्लेयर्स में कहा जाए कि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और एक तरीके से इन लोगों ने टेस्ट और वनडे दोनों में ही लगभग परफॉर्मेंस अच्छा करना शुरू कर दिया था। साथ साथ ही जो आप अगर 99 के वर्ल्ड कप के आसपास से 2001 जो जो उसमें अजरुद्दीन और अजय जडेजा, निखिल चोपड़ा, इन प्लेयर्स पे जब हैंसी क्रोन्यूज के साथ जो मामला चलता है, आप वहां जाएंगे तो वहां बीसीसीआई और इंडिया क्रिकेट बहुत डिस्टर्ब रहता है। मुझे लगता है कि ये वो दौर था जहां से विनोद कांबली के कैरियर का जो खात्मा था वो पूरी तरीके से हुआ। और होता क्या है कि उस समय मुझे लगता है ऐसा कि बीसीसीआई विनोद कांबली को सीरियस लेना नहीं शुरू करती है। लेकिन एक प्लेयर जिसका पास्ट में इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, उसको उसको जब इस तरह मौका नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि वो दौर था जब विनोद कांबली एक तरीके से मतलब जो पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूअस बोर्ड और अपने परफॉर्मेंस और तमाम चीज़ों को लेके जो मतलब उलझे हुए थे, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मतलब एक तरीके से कहा जाता है बोर्ड के सामने वो गिव अप कर जाते हैं। और फिर आप वही आसपास आप देखेंगे वो टीवी सीरियल्स में सबसे पहले ट्राई करते हैं, फिर एक आध मूवी में ट्राई करते हैं। ये चीज़ें विनोद कांबली के जीवन में चलती हैं और वहाँ से फिर विनोद कांबली कभी भी मतलब दोबारा टीम में खेलते हुए दिखाई नहीं देते और 28 की उम्र में सन 2002 और 2001 के बीच में उनका संन्यास का घोषणा हो जाता है। अब एक मजे की बात आपको बताते हैं कि जो लोग भी आज पृथ्वी शाह को और विनोद कांबली को कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पृथ्वी शाह एक तरीके से अगले विनोद कांबली हो जाएंगे, तो एक ये देखिए, अब पृथ्वी शाह के पास अभी बहुत एज बचा हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए। विनोद कांबली का क्रिकेट खत्म हो चुका है, विनोद कांबली अब क्रिकेट में नहीं वापस आ सकते हैं। दूसरी चीज, पृथ्वी शाह के बारे में सिंपल सा है, सबको पता है कि पृथ्वी शाह आईपीएल्स में अच्छा पैसा कमाते हैं। उसके बाद पृथ्वी शाह की संगति जो सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे नजर आती है, वो ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ दिखती है उनकी पार्टीज में जो उनका क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड नहीं है। और पृथ्वी शाह के कुछ मामले इस तरह बाहर निकल के आते हैं कि पार्टीज के बाद कुछ झगड़े हो रहे हैं, ये चीजें। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी शाह का पूरा पूरा मैटर ही अलग है। और दूसरी चीज है विनोद कांबली का मैटर एकदम, विनोद कांबली कई साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद और फाइट करने के बाद वो क्रिकेट के साथ वो गिव अप करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा दौर था 1998-99 के अराउंड में विनोद कांबली के जीवन में, जो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और एल्कोहलिक हो जाते हैं, एक तरीके से एल्कोहल के ज़्यादा संपर्क में आते हैं और पूरी तरीके से उनका एक तरीके से क्रिकेट से ध्यान हटता है और वहां से फिर उनके लिए रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। और मैंने अपने पुराने भी वीडियोज में एक बात ये बोली है कि सचिन के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि उनके पिता जो होते हैं, उनके पिता एक शिक्षाविद के रूप में बहुत विख्यात हैं, एक बहुत अच्छे पोएट के रूप में विख्यात हैं। साथ ही साथ में आप सचिन के इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बड़े भाई का बहुत अच्छा गाइडेंस सचिन के साथ रहा। विनोद कांबली के जीवन में आपको कभी भी किसी भी उनके पिता का या उनके कोई रिलेटिव या भाई का आपको कहीं भी किसी इंटरव्यू में कोई जिक्र नहीं मिलेगा कि उन लोगों ने विनोद कांबली को क्रिकेट को लेके उन्होंने विनोद कांबली को गाइडेंस दिया हो या फिर आगे की प्लानिंग के बारे में गाइडेंस दिया हो। सचिन के जीवन में उनके पिता के साथ साथ उनके जो भाई हैं उनका बहुत रोल है। अजीत तेंदुलकर जो होते हैं, मैंने बहुत से इंटरव्यू में उनके बारे में पढ़ा है कि उन्होंने सचिन को आगे कैसे प्लानिंग करनी है। ना क्रिकेट बात केवल क्रिकेट की नहीं, बात यह है कि एक जीवन की जो प्लानिंग होती है कि उसमें कैसे आगे प्लानिंग करती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से उनके भाई उनको गाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं विनोद कांबली के जीवन में गाइडेंस की मतलब कमी तो रही है और आज उनके जो भी मित्र उनको संभाल रहे हैं, अगर उस तरीके के लोग विनोद कांबली के जीवन में मुझे लगता है 1996, 97, 98 के करीब में होते तो हो सकता है विनोद कांबली आज उन प्लेयर्स में गिने जाते जहां पे आज सचिन तेंदुलकर खड़े हैं या ब्रायन लारा खड़े हैं। और अभी जो हाल में जो वीडियोज विनोद कांबली के बारे में लोग बनाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं विनोद कांबली तो परफॉर्मेंस के कारण बाहर निकले और सिंसियर नहीं थे और इनडिसिप्लिन थे। भाई केएल राहुल को आप देखिए, 33-34 की एवरेज से रन बना रहा है प्लेयर और
जो 33-34-55 टेस्ट अराउंड खेलने के बाद जो मतलब 35 के अराउंड से जो एवरेज से रन बना रहा है वो बंदा सिंसियर आपको लग रहा है। और विनोद कांबली जिसने 7 मैच में 4 शतक, 2 दोहरे शतक और 3 हाफ सेंचुरीज मार रखी थी, वो आपको सिंसियर नहीं लगता? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप क्रिकेट को ढंग से समझिए। इसके अलावा विनोद कांबली ने इंटरव्यूज में फिक्सिंग के भी आरोप लगाए साथी खिलाड़ियों पे। तो कहीं ना कहीं 1995 से 2000 के अराउंड का जो क्रिकेट है उसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। हो सकता है कि उनको इंटरनल इन रीजन से भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा हो कि उनके साथ चीज़ों को किया गया हो। अब ये तो बोर्ड या फिर उस समय के लोग ही जानेंगे, कौन जानता है क्या चल रहा था, क्योंकि क्रिकेट तो उस समय बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन कुल मिला जुला के तो मुझे 2 चीज़ ही आज तक समझ में आया है कि विनोद कांबली को बलि का बकरा भी बनाया गया था और विनोद कांबली के पास अच्छा गाइडेंस नहीं था। और एक अच्छा गाइडेंस बहुत ज़रूरत होता है अगर जीवन में, मतलब आपको जितने एफर्ट आप डाल रहे हो जिन चीज़ों को पाने के लिए, उन चीज़ों को अगर पाने में सफलता चाहिए तो फिर आपको जो अनुभवी लोग होते हैं उनके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो भी लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ विनोद कांबली के बारे में फैक्ट्स के साथ बना रहे हैं, उनके वीडियोज़ आप लोग देखिए। और विनोद कांबली एक बहुत बेहद शानदार प्लेयर रहे हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को जल्दी उनको पूरी तरीके से सही करके और उनके स्वास्थ्य पे जो भी खर्चा आए उसको करके और विनोद कांबली को दोबारा से भारत के क्रिकेट के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि विनोद कांबली सच में एक बहुत शानदार प्लेयर रहे हैं और उनके अनुभव को, उनके स्किल्स को इस्तेमाल किए जाने चाहिए कि हम आने वाले समय में और अच्छे प्लेयर्स खड़ा कर सकें।